नमस्कार। दिन के आखिरी तक बहुत सारी बातें आपके दिमाग में भी हलचल मचा रही होगी और उसमें थोड़ी सी बात करने मैं भी आ गया हूँ। यहाँ इस सत्र का जो विषय है वह सिद्धांत की भाषा के रूप में हिंदी, मौलिक लेखन और अनुवाद के प्रश्न। तो सिद्धांत के बारे में अपन को हमारी बातचीत जो शुरू होगी उस सिद्धांत को समझते हुए बातचीत करना होना चाहिए कि दरअसल आखिर सिद्धांत है क्या। मैं सुबह से एक शब्द सुनता रहा हूं कि ज्ञान का उत्पादन। मुझे लगता है कि ज्ञान का उत्पादन नहीं होता है, ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान रचा जाता है। उत्पादन में एक ऐसा भान होता है कि कुछ हम बाहर से बनाकर रख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज्ञान के मामले में। वो कुछ भीतर चलने वाली प्रक्रिया है और उस भीतर चलने वाली प्रक्रिया से ही ज्ञान सृजित होता है और वो जो सृजन होता है वो भाषा में होता है और यहाँ भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञान सृजित कैसे होता है, तो इसको लेकर जिस तरह की बातें होती हैं उसमें एक तो पहली बात यह है कि वास्तविक दुनिया की असंख्य वस्तु और घटनाओं को मनुष्य अपने इंद्रियों से पहले प्रत्यक्ष करता है। अर्थात किसी वस्तु, घटना या जो बाह्य जगत है हमारे, उसके बारे में पहला ज्ञान हमारा इंद्रिय ग्राह्य होता है। मैं बहुत सामान्य सी बातें कर रहा हूं। जैसे थोड़ा सा पानी देखकर, स्पर्श कर, सूंघ कर या जीभ में लगाकर हम ये कह सकते हैं पानी का पात्र क्या है। कौन से पात्र में पानी रखने का, तालाब का है, नदी का है, गंदा तो नहीं है, बदबूदार तो नहीं है। ये जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं करते तब तक हमको पता नहीं चलता। ये जो पहला सोपान है ज्ञान का, ये धारणात्मक है। मैं आपको यहां बता दूं कि फादर कामिल बुल्के ने अपनी डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है धारणा। अवधारणा नहीं किया, अवधारणा उन्होंने किया है कॉन्सेप्शन के लिए। कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है धारणा। तो पानी के बारे में जब हमने पहले इंद्रियग्राह्य किया, वो पहला सोपान है जहां से प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अर्थात वास्तविक पदार्थ से एक आत्ममुखी चेतना और अस्थि से विचारों की ओर संचलन का प्राथमिक सोपान। लेकिन तब भी वस्तु या वस्तुगत जगत के बारे में हमारी जो गढ़ी हुई धारणा कितनी सही और गलत है उसका भान हमें नहीं होता। हम किसी भी वस्तु या घटना के बारे में संपूर्ण धारणा स्पष्ट तब होती है जब हम उसको सामाजिक अनुशीलन के माध्यम से जांच कर परख लें। जैसे पानी की बात हमने की, तो पानी का एक गुण ये है कि अगर पानी को किसी सतह में रखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, लेकिन अगर पृष्ठ तनाव हो की स्थिति हो तो ऐसा होगा नहीं उसके साथ। समाज में कई बार हमको लगता है कि कुछ चीजें, कुछ समूह, कुछ अग्रगामी लोग हैं
वो पराजित हो रहे हैं, जैसे आज उनको लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। इस तरह धीरे धीरे और चिंतन और मनन के माध्यम से, धारणात्मक ज्ञान से हमारी अवधारणाएं जन्म लेती हैं, जो परिभाषाओं, अनुमानों से रुद्ध होकर आखिर में अभिव्यक्त होती है। और ये सारी चीजें जो चलती रहती है, ये भाषा के जरिए ही चलती है। हमारे दिमाग में जो चलता है वो भाषा में चलता है, जो वो अभिव्यक्त होता है वो भी भाषा में होता है। लेकिन यहाँ एक और पक्ष भी है। हुआ ये है कि खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में एम्पिरिसिज्म या अनुभववाद का बहुत बोलबाला रहा है, जिसके फलस्वरूप इंद्रिय ग्राह्यता को कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है। लेकिन इसके बरक्स एक और चिंतन की धारा भी है, जो ये कहती है कि वस्तु क्या है, इससे बड़ी बात है कि जो करता है, अर्थात मैं जो हूं, वो मैं उस वस्तु को कैसे देख रहा हूं, ये मुख्य है। मेरी चेतना से वस्तु जगत को कैसे देख रहा हूं, उसको कैसे समझ रहा हूं, उसका विश्लेषण कर रहा हूं, मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा देखना मुख्य है। और ये कतई ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि ये तो आप आदर्शवाद या भाववाद की तरफ चले गए। दरअसल ये अनुभव और चेतना के द्वंद्व से उत्पन्न ज्ञान के रचित होने का सत्य है, और यहीं से सिद्धांतों का निरूपण भी शुरू होता है। जो चीज हमने देखा, उसको परखा, अनुशीलन, लगातार उसका अनुशीलन किया और देखा कि हर जगह वैसी ही स्थितियां हमको हमेशा प्राप्त हुई, तो फिर हम उसको सिद्धांत के रूप में निरूपित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसको एक खाका बनाकर आप सामने रखते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाषा को लेकर के ये सारी चीजें जो होती हैं भाषा में होती, मैं कैसे देख रहा हूँ उसको भी हम भाषा में ही अपने दिमाग में लाते हैं, उसको जो व्यक्त करते हैं तो भी भाषा में ही लाते हैं। तो भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण, भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिद्धांत के निरूपण में, ज्ञान के रचने में होती है। अब ये बहुत सारी बहसें होती हैं कि हमारी, जैसे हम सोचते हैं वैसा हर कोई नहीं सोचता, मेरी सोच अलग है, इधर की वो अमेरिका की सोच ऐसी है, देशा जैसा है वैसा है। फिर ये भी कह देते हैं कि हमारा तो एक डोमेन है वो एक सा है, लेकिन फिर भी हमारी चीज है वो देशा है। ये थोड़ा मुझे समझने में कठिनाई होती है। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जो मौलिक लेखन होता है, मौलिक लेखन करते समय हमारा अनुभव कैसा हुआ या हमने कैसे चीज को देखा, उसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ता है, सिद्धांत की भाषा पर भी पड़ता है। जैसा हमने देखा, जैसा मेरी चेतना में वो बात आई, मेरी चेतना का अंश वो बना और उसको मैंने लिखा, तो अगर मैंने सही ढंग से उसको नहीं देखा, नहीं सोचा, तो कुछ समस्याएं पैदा होती। अनुवाद बड़े पैमाने पर हुए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं अनुवाद का कि अनुवाद कैसे होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो पहला अनुवाद बांग्ला में हुआ, उसको सौमेंद्रनाथ टैगोर ने किया और वो अपना अनुवाद
संपादित करने रविंद्रनाथ के पास गए। रविंद्रनाथ ने पहले मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसको उन्होंने संपादित करके दिया। उसके बाद फिर से सरोज मुखर्जी वगैरह ने फिर से उसका अनुवाद करने की सोची, तो फिर वो गए। वो अटक रहे थे प्रोलेटेरिएट शब्द पर कि प्रोलेटेरिएट का अनुवाद क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रोलेटेरिएट का अनुवाद होना चाहिए आत्मफल वंचित वर्ग, लेकिन ये स्वीकार नहीं हुआ। सर्वहारा के रूप में ही बाद में स्वीकार हुआ। बहुत सी समस्याएं आती हैं अनुवाद, जब हम सीधे सीधे अनुवाद करते हैं। एक तो होता है कि शब्द, कौन सा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लेखक का उदाहरण ईश्वर ने दिया था, तो अभी मुझे उन्हीं की किताब से एक वाक्य में पढ़ रहा हूँ। उन्हें यह अवगति है कि साधारण दृष्टि से इसमें कोई कठिनाई ना हो, दार्शनिकों की दृष्टि में तो इसमें कठिनाई स्पष्ट है, क्योंकि दोनों में परीक्षणीयता दो ढंग की है। अब मैं इसको जब पढ़ रहा था, मैं फंस गया इस शब्द पे। परीक्षणीयता का अर्थ क्या होगा? बहुत दिमाग में जोर लगाने के बाद लगा कि ये वेरिफिकेशन का अनुवाद है। इस प्रकार उसी तरह से एक और जगह हम पढ़ रहे थे, तो जो सिंटैक्स का प्रॉब्लम होता है कि कहां पर कौन सा शब्द होगा। पहले बेला और फिर विष्णु की तलाश में भारत के समुद्र तटों से लेकर न्यू फाउंडलैंड कनाडा के समुद्र तटों तक मत्स्य पालन उद्योग के अंदरूनी सच को जाना है उसने। जबकि यहाँ उसने जो है वो मत्स्य के पहले आना चाहिए। उसने मत्स्य पालन उद्योग के अंदरूनी सच को जाना है। तो ये सिंटैक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा क्या है कि पारिभाषिक शब्दावली में हिंदी में समस्या है। कैटेगरी के लिए मैंने 3 शब्द देखे हैं, वर्ग, प्रवर्ग और अभिश्रेणी। ऐसे ही आपको हर शब्द के लिए बहुत सारे, हर एक शब्द के लिए अनेक शब्द मिलेंगे। और कभी कभी तो वो शब्द ऐसे होते हैं कि पकड़ पाना मुश्किल होता है कि वो किस शब्द का को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह अगर देखें हम कि एक तो अनुवाद की समस्या है। मौलिक लेखन जब करने बैठते हैं तो मैं अपने आसपास देखता हूं कि समस्या कहां खड़ी होती है। बीएड के सिलेबस में, मैं बीएड एमएड कॉलेज में पढ़ाता हूं, एक विषय, नया विषय आया, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब जब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आया तो वो विषय को हिंदी में करना, सिलेबस अंग्रेजी में था, तो हमारे साथ के लोगों ने तुरंत उसका अनुवाद कर दिया। भाषा के पाठ्यक्रम के पार भाषा अक्रॉस है। किसी ने कहा पाठ्यक्रम और भाषा, किसी ने कहा पाठ्यक्रम में व्यक्त भाषा। अब इसमें कोई ऐसी कोई पुस्तक, अधिकृत पुस्तक नहीं है जिससे हम बोल सके कि हाँ ये इसका सही अनुवाद है या सही अभिव्यक्ति हो रही है। विगोत्स्की आए सिलेबस में, तो उसमें एक शब्द आया स्कैफोल्डिंग। तो मैं पढ़ाता तो मैं स्कैफोल्डिंग शब्द का ही इस्तेमाल करता था। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत गूगल सर्च कर लेते हैं।
गूगल सर्च करके एक लड़के ने कहा कि सर इसका होना चाहिए मचान। और दूसरे दिन एक दूसरे हमारे साथी आचार्य ने कहा कि उसका होना चाहिए समाधान। लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम है कि स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहेंगे। मैं आज भी स्कैफोल्डिंग ही बोलता हूँ। तो इस तरह की समस्याएं एक तरफ है। दूसरी तरफ यहाँ एक सवाल उठा था कि जो स्थानीय भाषाएं हैं, मैं जबलपुर जिले का हूँ, तो वहाँ के संभागों में मैंने गोंडी भाषा में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके साथ कुछ फील्ड वर्क किया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सबके सब गोंडी बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के काम के लिए, लेकिन गोंडी लिपि कोई भी शिक्षक या कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता। उसका सीधा सा कारण यह है कि गोंडी में लिखी हुई पुस्तकें ही नहीं है और भाषा अनुशीलन का मामला है। जितना आप अनुशीलन करेंगे उतना आपको याद रहेगा। वैसे ही मरासी भाषा है छिंदवाड़ा जिले की, उस पर एक कहानी है बहुत अच्छी दिनेश भट्ट की, कि मरासी में पढ़ाया जाए इसलिए एक शिक्षक को तैयार किया गया। उसने मरासी में भाषा में पूरी पाठ्य पुस्तकें रचना की, लिखी, बच्चों को पढ़ाने लगा। तो सबसे पहला विरोध वहाँ के विधायक ने किया और उसने शासन से बोलकर उसको पढ़ाने को, मरासी भाषा को पढ़ाने के लिए मना करवाया। बाकी बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे और मेरे इलाके के बच्चे मरासी पढ़ेंगे। तो ये सारे जो पॉलिटिकल मामला होता है ये भी उसमें रहता है। तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन चीज़ों को गढ़ने में, रचने में हमारी बाधाएं आती हैं। और एक तो ऊपर से बाधा आई है जो उत्तर आधुनिकता के बाद भाषा को विखंडन में, भाषा को एक ऐसे धूम्रजाल के रूप में पैदा किया गया है कि पूरा विमर्श ही वाकजाल बन गया। इसका अर्थ, उसका टेक्स्ट, मुझे एक छोटा सा कोटेशन अंग्रेजी का है, एक किताब है पोस्ट मॉडर्निज्म फॉर बिगिनर्स, उससे मैं दे रहा हूँ। एक किताब आई थी, दिस इज नॉट अ फ्लूट। तो फ्लूट नहीं है ये, किसी और चीज का पोर्ट्रेयल है। वैसे एक पाइप का चित्र है उसमें बना हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स दिस इज अ पाइप, nobody really thinks that artistic portrayals of certain objects are literally the objects themselves, referring to symbols as what they are understood to represent is merely a universally employed linguistic convenience. Saying this is a portrayal of a pipe would be too tiring. So yes, this is a pipe, because the word pipe is understood by everyone to refer to portrayals of pipes as well as actual pipes. This is how language works. Stop being pedantic, you postmodernist board. इसी तरह आप देखिए लॉजिक के लिए भी लोगों ने लिखा। ल्यूइस कैरल के 2 कोट में रख रहा हूँ, खत्म करूँगा उसके साथ। लॉजिक के लिए लिखते हैं वो, contrary-wise, if it was so, it might be, and if it were so, it would be, but as it is, it isn't, it ain't, and that's logic. Write that down, the king said to the jury, and the jury eagerly wrote down all the 3 dates on their slates and added them up.
and reduce the answer to shillings and pence. कहने का मतलब ये है कि भाषा का अनुशीलन, लगातार अनुशीलन, ज्ञान को बार बार लौट कर परखना, ये सारी चीजें हमको सिद्धांत को निरूपित करने में जरूरी होती है और उसको हमें करना चाहिए। मैं पेडेंटिक नहीं होता हूँ, पेडेंटिक का होता है पिड़पिड़ाऊ, तो बहुत ज़्यादा पंडित में हूँ नहीं, तो पेडेंटिक नहीं हो पाता। तो मैंने जो कुछ भी कहा एक आम व्यक्ति के रूप में कहा, आपके दिमाग में अगर उसने कुछ हलचल मचाई हो तो शुक्रिया। सभी लोगों को धन्यवाद।